नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और देखिए, चुनावों में मतदान के बाद अगर नतीजों से पहले कोई सबसे बड़ा दिन होता है तो वो है एग्जिट पोल। और आज तक पर तो और भी खास है क्योंकि हमारे तमाम एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होते रहे हैं। और इसीलिए अब बारी है गुजरात की, वही गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े रिकॉर्ड को बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सबने अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी कहती रही कि हम डोर टू डोर साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया कि उन्हीं की जीत इस बार होने वाली है। कौन सही साबित होता है? आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। राजीव, बताइए क्या है वोट परसेंटेज और सीट जो गुजरात में हमारे सर्वे के मुताबिक? तो सी प्लेन पहुंच चुका है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल सामने, और इस बार खाली नहीं बल्कि पूरा डेटा लोडेड पहुंचा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स की। तो डेटा है आपके सामने, बिल्कुल 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, जबकि दूसरे नंबर पर आम आदमी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी 16 से 30 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। लेकिन फासला बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस में, जबकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लिखकर कह रहे थे कि वो गुजरात जीत रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटें ही हासिल कर सकती है। इसी डेटा का सभी को बेसब्री से इंतजार था। और ये है एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी सीट वाइज सबसे बड़ी पार्टी, और अगर हम 2017 के डेटा की बात करें उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। 131, यहां तक कि 2012 की तुलना में भी ये ज्यादा है। 131 से 151 मिलने की प्रबल संभावना है बीजेपी को, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस का प्रचार 2017 जितना नहीं था, लेकिन 16 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर 9 से 21 सीटें जीत सकती है। तो ये तस्वीर हमारे अनुमान के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिलचस्प है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के अपने 99 से एवरेज 141, 141, क्योंकि हमारा अनुमान बता रहा है 131 से लेकर 151 के बीच में, अगर वो 141 सीटें तक पहुंच जाते हैं तो इसे बहुत बड़ी जीत माना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताकत झोंकी है 2024 के पहले, उसमें एक बड़ा पुश माना जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी को देखिए तो एवरेज 22 निकलता है, 16 से 30 सीटें हमारे पोल के अनुमान के मुताबिक। वहीं आम आदमी पार्टी भी सीटें हासिल करने में सफलता प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। 9 से 27 सीटें जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुताबिक, मतलब वहां पे अगर आप एवरेज निकाल लें तो लगभग 16-17 सीटें आम आदमी पार्टी को ये अपने आप में बता रहा है कि वो शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 से 21 है, माफ कीजिएगा, तो ये 15 का, इसको आप समझ लीजिए एवरेज, यानी वो डबल डिजिट में पहुंच जाएंगी आम आदमी पार्टी। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब हमारे साथ AIMIM की तरफ से जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अल्पेश कठीरिया साहब, जितना मुझे जानकारी है, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और अगर हार्दिक पटेल के बाद पटेल आंदोलन का कोई चेहरा था तो कठीरिया साहब थे, और सूरत के इलाके से उन्हें चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा था। आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं सूरत के इलाकों से और भी अन्य कई इलाकों से, लेकिन प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय निरुपम जी, मानेंगे आप कि अगर 141 सीट्स आती है तो ये एक बड़ी जीत कहलाएगी, क्योंकि पिछली बार 99 में आपने आउट कर दिया था। देखिए, अब मैं अगर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बड़ा घिसा पिटा जवाब है। अभी एग्जिट पोल है और इसको एक फाइनल फैसला मान करके कोई राय नहीं व्यक्त की जा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक संकेत एग्जिट पोल के माध्यम से मिल रहा और दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, इसलिए कि पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब बड़े मुद्दे हैं। क्या गुजरात में मुद्दे नहीं है? क्या गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? क्या गुजरात में बेरोजगारी नहीं है? क्या गुजरात में महंगाई नहीं बढ़ी है? हम लगातार आप लोगों के टेलीविजन चैनल पे देखते थे कि लोग वो गैस के बाटला को लेकर के महिलाएं शोर मचाती थीं, फिर बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा निकल के आता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर
गुजरात में जो ध्रुवीकरण की एक प्रयोगशाला माना जाता है, उसमें ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इतनी मजबूती से रच दी गई है कि इन मुद्दों के ऊपर वो सब भारी पड़ जा रहा है। और आखिरकार आप इसको एक ही ध्रुवीकरण मुद्दे के पे माथे कि बढ़ साहब रहे हम हैं, सब लेकिन एक, संजय जी एक सवाल मेरा मोदी जी- सुनिए, एक प्रश्न सुनिए सर, एक प्रश्न सुनिए। ध्रुवीकरण के मत्थे आप इसको कितनी बार और कितने चुनावों तक डालेंगे? मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि विश्वसनीयता, क्योंकि देखिए हमने तमाम अलग अलग जगहों पर, मतलब द्वारका से पोरबंदर, सोमनाथ, सूरत, राजकोट, वडोदरा, कई इलाकों में गई, लोग 10 परेशानियां बताते थे, और ये हर पत्रकार का अनुभव है। जैसे उनसे पूछे कि वोट किसको देंगे, वो तो मोदी जी को देंगे। विश्वसनीयता भी तो बहुत बड़ी बात है ना, ये विपक्षी पार्टियां अपनी विश्वसनीयता क्यों नहीं कायम कर पा रही? नहीं, ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए गुजराती समाज को एक लगता है कि गौरव की बात है और मोदी जी के मान सम्मान के लिए गुजराती समाज को एक वोट देते रहना है। इन बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में आखिरकार जो बुनियादी विषय होते हैं, उन विषयों के ऊपर भी वोटरों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, विश्वसनीयता में क्या कमी है साहब? पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंपेन हुआ, ठीक है, बहुत शोर शराबे के साथ नहीं हुआ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने किया, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे उतर करके गांव-गांव में, शहर के मोहल्लों में जाकर के बड़े अच्छे ढंग से प्रचार हुआ। बदल चुका है ना संजय निरुपम जी, खुद नरेंद्र आप मोदी कह जी रहे ने हैं स्वीकार मौन किया। लहर, वहां पर आपके जो कैंडिडेट है वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मौन लहर चल रही है। मौन लहर अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चलती, देखिए ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालें, 16 से 30 सीटें, आपको अंदाजा है पिछले कई दशकों का सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस अगर इस तरह की सीटें आती हैं तो। और भारतीय जनता पार्टी जो बीते 27 सालों से राज्य में है, अगर वो इतनी सीटें लेकर आती है तो 27 सालों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। और ये बिल्कुल माधव सिंह सोलंकी का 1985 का जो रिकॉर्ड है उसके पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको अंदाजा है कि आप नब्ज पहचानने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी आपका पीछा करते हुए आपके बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इसका सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड जीत, देखिए ये प्रचंड जीत है, अगर गुजरात के 27 सालों से एक पार्टी की सरकार है और वहां पर वो 127 सीटें 2002 में सबसे ज्यादा उसने हासिल की थी जब गुजरात दंगों के बाद चुनाव हुए थे और ध्रुवीकरण में माना गया था कि वो पोलराइज हो गया और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि 131 से 151 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई गुजरात में दिखाई दे रही है? देखिए, संजय जी ने जैसे कहा कि इतने सारे तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह के, लेकिन जनता ये देखती है कि समाधान क्या है। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो जरूर, जैसे बताया अंजना जी ने भी, कि वो इन सारे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन सवाल है विकल्प क्या है और समाधान क्या है। तो जब समाधान की बात आती है तो उसी के चलते आप देख रहे हैं एमसीडी के अंदर उनको समाधान आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनता को समाधान कुछ हद तक कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर की जो स्थिति है उनको वो पूरा का पूरा समाधान बीजेपी और नरेंद्र मोदी में नजर आ रहा है। ये एक कारण है। सब सोच समझ के आपने बजा लिया है, क्योंकि अब ये जो आप दे रहे हैं ये हिस्टोरिक विन आप बता रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, बिल्कुल 149 सोलंकी के नेतृत्व में आया था, उसका कारण है, अपर एज 151 दे रहे हैं। उसका कारण है कि जो अपोजिशन का वोट है, यदि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर को मिला दें तो 46% होता है और बीजेपी को भी हमारे सर्वे में 46% मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस तरह का शार्प डिवाइड होगा तो जो सीटें हैं ना, हम इसको कहते हैं कि जब इस तरह का शार्प डिवाइड होता है तो दूसरी पार्टी के लिए जैकपॉट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है जो 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में थी, जब मायावती को 22%, बीएसपी को 22% वोट मिले और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंबाइंड को 28% वोट मिले और आपने देखा बीजेपी को 325 सीटें मिली। उसका मतलब है 80% सीटें मिली। जो की कहानी बाद में जाएंगे। आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट जल्दी से, प्रभु जी। बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे हम कल से डिस्कशन भी कर रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी ने अपना वहाँ पर एक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी। उसी हिसाब से लगता है कि वो अपनी स्कीम जो भी की थी, उन्होंने जिस तरह का कैंपेन किया है कि वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने जाए, इसलिए नहीं कि वो 7वीं बार पावर में आ रहे हैं, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे। जो आप कह रही हैं माधव सिंह की जो रिकॉर्ड था वो तोड़ने की बता रही है। परंतु चित्रा जो बात है, चित्रा जो बात कर रही थी कि विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की होनी चाहिए, वो कांग्रेस के अंदर पिछले 3 दशकों में कोई खड़ा ही नहीं हुआ।
मोदी जी वहां पर आए 2002 में, उसके केशुभाई थे, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने भी काम अच्छा किया। जितना भी डेवलपमेंट गुजरात में हुआ उसकी फाउंडेशन केशुभाई ने रखी थी। तो क्रेडिबिलिटी जब कांग्रेस का नेता ही नहीं खड़ा होगा, साइलेंट जो बात कर रहे थे कैंपेन की, मौन जो एक वेव चल रही है वो सामने दिखाई नहीं देती थी। कांग्रेस वहां ग्राउंड पे होगी, परंतु इतनी सीटें अगर आनी है, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव प्रभु जी, अगले 5 लेकिन एक साल और के बाद सवाल है, आप आप बने। ग्राउंड पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए बड़े नेताओं की भी बात करें, नरेंद्र मोदी ने 31 रैली की, 3 बड़े रोड शो किए, जिनमें से 2 अहमदाबाद में हुए। राहुल गांधी सिर्फ 2 जगह वहां पर पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल 22 बार पहुंचते हैं, अमित शाह की 38 होती है, योगी आदित्यनाथ की 27 होती है। तो बीजेपी की एक लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े नेताओं की। मैं उसी पे आ रहा था कि तो बीजेपी ने अपना सारा शेयर केवल मोदी और शाह नहीं, उसके अलावा भी जितने पावरफुल नेता हैं सबको वहां पे चिकोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड, वो एमसीडी चुनाव भी ऐसे लड़ते हैं। योगी जी सिर्फ गुजरात थोड़ी जा रहे थे, योगी जी तो दिल्ली भी आ रहे थे। नहीं, जीत का तो कोई शक नहीं था कि वो हम जीतेंगे, परंतु उनका ये था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ना है। विनोद जी, 24 के पहले गुजरात से एक टोन सेट करना चाहते थे मोदी जी। नहीं, टोन भी सेट करना चाहते तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले चुनाव में 2017 में जो बीजेपी बिल्कुल पाले तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई थी और हारते हारते बची थी, और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी। इस बार मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया था कि नो स्टोन अनटर्न, कि कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाएगा जहां से ये होगी, ये गुंजाइश कैसे। इसीलिए मोदी जी पूरा ध्यान दिया, अमित शाह जी कैंप कर गए, नड्डा जी वहां, योगी जी, सारे जितने कहते हैं ना, सारे घोड़े खोल देना। तो उस तरह से उन्होंने, जबकि अपोजिशन सामने नहीं था, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस का कोई प्रचार नहीं था, तो ऐसे में, और ये क्लियर था कि वोट डिवीजन हो रहा है। वो एक फैक्टर जो हर चुनाव में आजकल बनता है, उनको दिखाते हैं। जरा वारिस पठान साहब को दिखाइए। वारिस पठान साहब 13 सीट पर लड़ रहे हैं, आप भी सरकार बनाने के लिए, एक वो है ना पुरानी धूमिल की कविता, उसी का एक पार्टी है जो ना जीतने के लिए लड़ती है, ना हारने के लिए लड़ती है, वो किसी का काम बिगाड़ने के लिए लड़ती है, वो किसी का काम बनाने के लिए लड़ती है। लेकिन आप देखिए ना सर, 13 सीट पर लड़कर आप लोग क्या कर रहे थे, और मुस्लिम वोट जिस तरह से बटा है, अगर आम आदमी पार्टी को, जैसा कि हमारे एनालिसिस में लिखा है कि ना राम मिले ना रहीम साथ आए, बिल्किस बानो का उन्होंने नाम नहीं लिया, नोट पर कहा कि आप गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो, और आप लोग उनको छोटा रिचार्ज बुलाते थे। जी जी, देखिए अभी आपने कहा क्यों लड़ते हैं, हम तो डेमोक्रेसी मजबूत करने को लड़ते हैं, संविधान ने अधिकार दिया है लड़ने का, लड़ते हैं। 13 सीट पे लड़े अंजना जी, पहली मर्तबा लड़े हम। और ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब हमको इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है कि हमारे काफी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद है, सूरत है, गोधरा, ऐसी जगहों के ऊपर लोगों ने हमको बहुत मोहब्बत से नवाजा है। मुझे यकीन है कि जो आप दिखा रहे हो अन्य 2 से 6 तक, और बाकी दूसरे चैनल ने दिखाया 2 से 9 तक, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर हमारे काफी कैंडिडेट आएंगे जीत के, और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी हमारे लिए। हम तो लोगों के मुद्दे लेके गए थे वहां पे, लोगों के सामने हम गए थे, लोगों का विकास की बात करने, हम गए थे हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने। हमने कहा कि एक ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, हम एक विकल्प के तौर पे गुजरात की आवाम के सामने गए, और गुजरात की आवाम को मुस्लिम जनता भी आपको विकल्प कहाँ मान रही है। यहाँ पर देखिए मुस्लिमों का वोट शेयर अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी को 54%, आम आदमी पार्टी को 30%, बीजेपी को 8%, और अदर्स में 8%। चुन चुन कर आपने जो मुस्लिम चेहरे उतारे हैं अलग अलग हिस्सों में मैदान में, गोधरा की ही मैं बात कर लूं, यहाँ पर 8% के आसपास से मुस्लिम भी वोट करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वारिस पठान साहब, तो आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम नजर आ रहे हैं। गोधरा के अंदर भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, हमारे भी लोग हैं, हमारा भी कैडर है, कैडर ने हमको बताया है कि लोगों ने बहुत अच्छी तादाद के अंदर वोट दिया। अब तो 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तब आइडिया आ जाएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। चित्रा जी देखिए, पहली मर्तबा लड़े, और हम गोधरा के अंदर किसी का वोट काटने नहीं गए, तो हम तो पूरे गुजरात में गए खुद जीतने के लिए। हमको खुद को जीतना है, हम क्यों किसी का वोट काटे। हर जगह जब चुनाव लड़ा जाता है चित्रा जी, तो इंसान यही सोचता है कि अपने प्रत्याशी जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे, हम लोगों के मुद्दे लेके गए, हम विकास का मुद्दा लेकर गए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई की बात करते हैं। और वहां पे गुजरात में इतने वर्षों से कोई ऑप्शन नहीं था। 75 साल हो गए आजादी के अमृत महोत्सव को अपने को, 30 साल कांग्रेस की सत्ता सरकार में रही, 27 साल से पिछले भाजपा बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस को वोट दिया, मगर बीजेपी 27 सालों की सत्ता विरोधी लहर जो आप लोग गिना रहे थे हर जगह, वारिस पठान साहब, रिकॉर्ड कायम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। शायद इस देश में ये पहली बार होगा जो पार्टी 27 सालों से सत्ता में है, वो एक बार फिर से जब सत्ता में आती है तो इतनी ज्यादा अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, वारिस पठान जीत हासिल करती है। अल्पेश कठेरिया साहब को दिखाइए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी ने 181 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा।
कठिरिया साहब, आप पाटीदार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन जो दो बड़ी फाइंडिंग्स है हमारे इस एक्सेस सर्वे की, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक तो बीजेपी रिकॉर्ड जीत, और पश्चिम बंगाल में जो वाम दलों का था उसके बाद से एक नया रिकॉर्ड इस देश में बनाने वाली है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो फाइंडिंग है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को न राम मिले न रहीम साथ आए। आपने जो हिंदुत्व प्लैंक वहां पर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की बात कही, वहीं से मामला आपके लिए पलट गया। इससे पहले मुस्लिम दलित आदिवासी जो वोट है, मतलब 3 महीने 4 महीने पहले प्रदीप जी, मामला आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजी को गुजरात की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस को नंबर 2 पार्टी बना दी। आप नंबर 3 पर फिसल गए। दोनों पर आपका रिएक्शन। देखो आपने जो पहली बात की कि भाजपा प्रचंड जन समर्थन है, वो एग्जिट पोल वाले आंकड़े हम उसमें विश्वास नहीं करते। देखिए, हम बात करते हैं कि पूरे सर्वे में आज तक दिल्ली में जहां हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, तो कोई सर्वे में ना तो हम पंजाब में थे ना तो हम दिल्ली में। तो पंजाब में भी हम सरकार में आए, दिल्ली में भी हम सरकार दिखाया था कि पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। वो मुस्लिम लोगों ने पंजाब में आपकी सरकार, आम आदमी 90 सीटें दी थी प्रदीप जी ने, और वही वो सही हुआ था, तभी से हम लोग इसको एग्जैक्ट पोल भी कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी अगर शिकायतें हैं बोलिए एग्जिट पोल को लेकर। जो नंबर सही है वो नंबर सही रहेंगे कठिरिया साहब, लेकिन पंजाब में बता दें आपको भी और दर्शकों को भी, पंजाब में 90 सीट दिए थे और आज भी एमसीडी में आपकी बना रहे हैं। वो वाले तो सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, अपनी बात बोलना चाहूंगा मैडम, एमसीडी में मैं बोलना चाहूंगा, वो एमसीडी में हम एक तरफा रहेंगे, आपके जो आंक है उससे भी बढ़ोतरी होगी। एमसीडी में हम एक तरफे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी गुजरात की, तो हमने पंजाब का भी एग्जिट पोल देखा है, दिल्ली का भी एग्जिट पोल देखा है। वहां हमारी 2-3 सीट लग रही थी तो वहां हमारी सरकार बन गई। जिस तरह आज मीडिया में 5-7 सीट लग रही है आम आदमी पार्टी की, इस तरह दिल्ली और पंजाब में भी ऐसे ही लग रही है, तो हमारी सरकार बन गई। हम आपसे यही कहना चाहते हैं आज तक के माध्यम से, हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में। सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन हाँ जल्दी प्रदीप जी एक रिएक्शन देना चाहिए। कठेरिया साहब के लिए मैं बता दूं कि हमारे सर्वे में कठेरिया साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कठेरिया साहब लोगों को लिख के दिया, आप जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो लिख कर दिया था आपका भी नाम और गोपाल इटालिया जी का भी, कि आप 2 लोग जीत रहे हैं। इटालिया नहीं जीत रहा। अच्छा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, मुझे पता है कि एमसीडी में आपको शायद पसंद आया हो, लेकिन हिमाचल और गुजरात में अब नहीं पसंद आए, लेकिन आप प्रदीप गुप्ता जी के ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ है और पंजाब में हमने 90 सीटें दी थी, आपकी वहां पर सरकार बनी। हमारा ये सर्वे कह रहा है सर कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं है गुजरात में। हालांकि आप 2 डिजिट में पहुंच रहे हैं, एवरेज 15 है बीच में अगर आप निकालिए तो, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नंबर 2 पर कांग्रेस है, क्योंकि इस बार लड़ाई नंबर 2 की अगर थी तो उसमें नंबर 2 पर कांग्रेस है। और जो ये बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाना और नोट पर गणेश जी लक्ष्मी जी का मुद्दा उठाना, ये दोनों आपके लिए भारी साबित हुआ। संजय जी। देखिए अंजना जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, 2013, 15, 20 का इलेक्शन और पंजाब का चुनाव, इन सारे चुनावों को अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ना तो ओपिनियन पोल में आती है ना एग्जिट पोल में आती है, और माफ कीजिएगा आज तक ने ही 6 सीटें दी थी 2013 में। उठा के देख लीजिए आप, 28 सीट जब हमारी आई थी तो हमें 6 सीट दी गई थी। तो इसलिए गुजरात का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, माताओं बहनों को महिला सम्मान निधि 1000 रुपए प्रतिमाह का, लाखों परिवारों ने गुजरात के अंदर वो कार्ड भरे हैं, उस पर भरोसा दिलाया, जताया है अरविंद केजरीवाल के उस गारंटी कार्ड पे। और उसके नाम पर सुदूर इलाकों में भी जहां आप जाएंगे आपको आम आदमी पार्टी के पक्ष में और परिवर्तन के नारे गूंजते हुए मिलेंगे वहां की सरकार के खिलाफ। तो नंबर 2 या नंबर 1 कहां पे देख रहे हैं अपने आप को संजय जी? जाहिर सी बात है नंबर कि 2 पे या नंबर 1 पे कहां देख रहे हैं? आपके चैनल पे हमारे नेता ने ही, अरविंद केजरीवाल जी ने ही नंबर 1 पे लिख के दिया है, तो हम तो 8 तारीख तक इंतजार करेंगे। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने दीजिए
और तो मैं आपके वोटिंग कह खत्म रहा हो हूं गई कि है सर। अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अब तो वोटिंग चमत्कारिक खत्म हो गई परिणाम है। आएंगे। हाँ, मैं अब तो वोटिंग इनकार खत्म हो कहाँ गई कर है। रहा हूं? बिल्किस बानो का मुद्दा बिल्कुल, उठाना चाहिए था इसीलिए या मैं नहीं आपसे कह रहा हूं। आपके शीर्षस्थ नेताओं को? संजय जी। बिल्किस बानो का मुद्दा जिस पार्टी की सरकार में, जिस पार्टी के राज में यह घटना हुई, उनसे कितनी बार पूछा गया? आपने पूछा, बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाली पार्टी, आप पूछे ना भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किन किन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई? क्यों नहीं बोलते ये लोग? क्यों नहीं इस पे बोलते? इनकी सरकार गुजरात में, इनकी सरकार केंद्र में। बिल्किस बानो पे जवाब जो बिल्किस बानो पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को सामने आके देना चाहिए कि भाई उनके राज में जो लोग रेपिस्ट हैं उनके पक्ष में आप क्यों खड़े होते हैं? ठीक है, ये उनको सुधांशु जी, अगर यही अनुमान एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप बधाई के, ठीक है, आ रही हूँ संजय जी, आप बधाई के हकदार हैं। लेकिन जो प्रश्न संजय जी पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और क्या जो वोट बट गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जैसा कि हमारा ये एग्जिट पोल बता रहा है, उसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत 27 साल के बाद एक रिकॉर्ड बनाएंगे आप लोग गुजरात में? देखिए, जो संजय जी ने बोला उसका भी उत्तर देता हूं और फिर इसके ऊपर विश्लेषण भी। अंजना जी, आप ही के शो में कोई जाके रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, आज तक के हल्ला बोल कार्यक्रम में आप ही एंकर थी और इनकी पार्टी से शायद संजीव झा जी थे, और आपने काफी आक्रामक शैली में भी पूछा था कि बिल्किस बानो का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी वाले ने एक शब्द नहीं बोला था, उस पर एक शब्द नहीं बोला था। इसलिए मेरे विचार से जो संजय जी कह रहे हैं वह, हाँ, यह सत्य के बारे में, हमारा तो स्टैंड है, हमारा स्टैंड था कि वो 14 साल के बाद बाहर निकले, परंतु जो लोग दूसरा स्टैंड रखते थे, वो जो कि दूसरी जगह उस विषय को उठा रहे थे और गुजरात पे नहीं उठा रहे थे, आपके क्लियर कट पूछने के बावजूद, एग्रेसिवली पूछने के बावजूद वो हां नहीं बोल रहे थे। इसलिए लोगों को ये पता है कि भाई एक जगह पे स्टैंड कुछ और, दूसरा, हमारा स्टैंड सब जगह एक रहता है, ऐसा नहीं रहता एक राज्य में स्टैंड कुछ और दूसरा स्टैंड दूसरा। जहां तक इस विश्लेषण की बात है, मैं इसमें एक चीज देख रहा हूं, अगर आपके सर्वेक्षण को सही माना जाए तो आम आदमी पार्टी को तो अच्छा खासा वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यदि आम आदमी पार्टी को इतना वोट मिलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुख्य विपक्षी दल के स्थान लेने के लिए एक चुनौती बन सकती है। और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि कांग्रेस ने जिस ढंग से मैदान छोड़ दिया गुजरात में। ठीक है, आपकी बातों पर संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी चुनौती बन जाएगी, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लेगी, लेकिन वही स्थिति आप लोग बार बार आपको लेकर दिल्ली में भी बोलते रहे। आप देखिए, दिल्ली एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी आपको ही रिप्लेस कर रही है। आप लोगों ने हमेशा एक भ्रम पाले रखा कि हमेशा आप जो है वो कांग्रेस को डैमेज कर रही है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं सुधांशु जी। लेकिन वैसे मैं आ जाती हूँ गुजरात पर, चूंकि ये प्रचंड जनादेश है, अगर इसी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट हम माने, हालांकि 8 तारीख का इंतजार करना होगा, 3 बड़े फैक्टर वो कौन से रहे जिसके कारण गुजरात में ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है? और क्या कांग्रेस और आपके बीच वोट डिवाइड होने का बड़ा फायदा मिल रहा है बीजेपी को गुजरात में? सुधांशु जी। देखिए, अच्छा, प्रश्न मुझसे था। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के यदि चुनाव को देखें, यदि आपका जो प्रतिशत भी बताया जा रहा है, तो हमारा परसेंटेज पिछले परसेंटेज के लगभग बराबर है। जो विपक्ष में जो है वो किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, परंतु हमारा ये मानना है कि जब ये परिणाम आएगा तो हमारा प्रतिशत 50% से ऊपर होगा। जो 3 प्रमुख कारण मानते हैं, वह मैं मानता हूं 3 प्रमुख कारण। एक गुजरात का विकास, दूसरा जन कल्याणकारी योजनाएं, और तीसरा गुजरात की अस्मिता और गुजरात का गौरव, एंड ओवर एंड अबव श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, जिसका गुजरात में हमें विशेष रूप से लाभ मिला। तो मैं मानता हूं ये प्रमुख कारण है जिस कारण से गुजरात की जनता संभवतः सभी पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही। चलिए, ये जो जब हमने मुद्दा लोगों से पूछा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रदीप जी, इस पर आप दोनों से भी एक छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं। जब मुद्दा पूछा बीजेपी वाले वोटर्स से कि आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया है, 41% 41% ने कहा विकास की वजह से, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट।
और ये हम लोग सड़कों पर भी देख रहे थे, कई जगहों पर लोग बताते थे कि यहाँ का ब्रिज देखिए, आप वहां गई हैं कि नहीं गई हैं, देखिए वहां पर ये बना है। 19% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो कई लोग जो अन्य मुद्दे मानते भी हैं, वो मोदी की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी को वोट देते हैं। पार्टी लॉयल्टी, मतलब बीजेपी के हम वोटर हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, ये कहने वाले 15% लोग थे। अब कांग्रेस पे आइए, देखिए कांग्रेस के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई जो मिडिल क्लास झेल रही है, वो एक इशू था। उसको वो कितना बिल्ड कर पाए, क्योंकि 28% लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने कहा कि हमने महंगाई की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है। पार्टी लॉयल 23%, ये बताता है कि गुजरात में अभी भी कांग्रेस पार्टी के लॉयल वोटर्स हैं। बीजेपी के सिर्फ 15% जहां पार्टी लॉयल्टी की बात कर रहे थे, वहीं पार्टी लॉयल्टी की बात 23% लोगों ने कांग्रेस पार्टी में किया है, और एमएलए कैंडिडेट की वजह से 14%। अब आम आदमी पार्टी का आइए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हमने आम आदमी पार्टी के वोटर से पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दिया है, तो उन्होंने बताया कि जो वादे किए हैं, प्रोमिसेस मेड बाय आप, गारंटी कार्ड यानी फ्री बिजली, जो अन्य वादे उनके हैं जिन पर बीजेपी आक्रामक होती है, कहती है रेवड़ियां हैं, वो कहते हैं कि आप भी तो लाभार्थियों के नाम पर बहुत कुछ देते हैं लोगों को फ्री। 32% लोगों ने कहा कि हम जो वादे आम आदमी पार्टी करती है उसकी वजह से कर रहे हैं। बदलाव के लिए 25% और महंगाई के लिए 21%। इसी से संजय जी मेरा सवाल आपसे अगला, 32% लोग वही गारंटी कार्ड, मतलब ये फिर तमाम अन्य पार्टियां कहती हैं कि फ्री 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 वाला जो आपने सिस्टम देश में स्टार्ट कर दिया है, वो आपकी जीत की एक बड़ी वजह यहाँ पर दिखाई देता है। आपके स्थानीय नेताओं में से किसी का भी जिक्र, या फिर अरविंद केजरीवाल जी का, जैसे हिमाचल में एमसीडी में आया था, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल जी का नाम नहीं है। यहाँ पर आपका प्रॉमिस यानी वादा, वो गारंटी कार्ड, बदलाव और महंगाई, ये 3 मुद्दे बने। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के वोटर से सिर्फ। हाँ, हाँ। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि अभी एमसीडी चुनाव का जब जिक्र हो रहा था, तो एमसीडी का चुनाव 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहां पे राज रहा है। दिल्ली को इन्होंने कूड़ा घर बनाया, एमसीडी को करप्शन का केंद्र बनाया, और परिणाम स्वरूप इस बार जो एमसीडी के चुनाव में फैसला दिया है जनता ने, वो एक तरफा इनके खिलाफ दिया है। मैं समझता हूं जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा नतीजे संख्या में इससे ज्यादा होंगे जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे। सीएम उम्मीदवार भी जुड़ गए हैं। दूसरी बात यह है अंजना जी, ठीक है, कि उनको ये भी दिखा चुनाव, दीजिए, सुदान गढ़वी जी को भी दिखा दीजिए। हाँ संजय जी, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, पूरी कर लीजिए। बधाई हो उनको। और मैं ये कह रहा हूं कि एमसीडी के चुनाव में आप देखिए 17 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों इनके सांसद, खुद नड्डा जी लगे हुए थे, और 9 मुख्यमंत्री इन्होंने उतारा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब आप कहीं जीत हासिल करते हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी का चेहरा, जब कहीं हार होता है तो वहां आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी जिम्मेदार है। तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि जो एमसीडी की हार है, जिसमें आपने पूरी ताकत लगाई, जो आपको 7 दिसंबर के परिणाम में आपको सामने आ जाएगी, जिसमें आपने जेपी नड्डा जी से लेकर सारे केंद्रीय मंत्री, सारे मुख्यमंत्री उतारे, इसका मूल्यांकन किस रूप में आप करेंगे? क्या आप अपने केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा रुक जाइए, क्या आप जवाब देने के लिए आतुर होंगे, पूरी तरीके से फेल्योर मानेंगे? और जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गुजरात पे हम आ जाते हैं। गुजरात पे आपने खुद बताया, गुजरात पे आपने खुद बताया गारंटी कार्ड के बारे में। पूरे गुजरात में लाखों परिवारों ने, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का गारंटी कार्ड, 1000 रुपए माताओं बहनों के लिए महिला सम्मान निधि का गारंटी कार्ड, ये गारंटी कार्ड न सिर्फ भरा है, इस पे भरोसा जताया है। ये रेवड़ी नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसा मॉडल है जो दिल्ली में सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। हम मुनाफे का बजट देते हैं और महंगाई का दर सबसे कम दिल्ली में है। हो गया सर, अब तो वोटिंग पड़ गई है, अब तो एग्जिट पोल चल रहा है, अब नतीजा आने वाला है। सुदान गढ़वी, बतौर एंकर आपने भी कुछ एग्जिट पोल किए होंगे, तो एग्जिट पोल को स्वीकारेंगे या फिर नेता बनकर नकारेंगे? क्योंकि ये एग्जिट पोल का अनुमान ऐसा बता रहा है कि डबल डिजिट तो आप पहुंचेंगे, लेकिन नंबर 3 की पार्टी रहेंगे। मिस्टर गढ़वी। देखो अंजना जी, जब तीसरी पार्टी कोई भी आती है किसी भी राज्य में, तब एग्जिट पोल सही नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई, तब सब कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और वो 28 सीट से सरकार बनाई थी। आपने पंजाब में भी देखा होगा।
यहां आपने देखा होगा गुजरात में जब तीसरी पार्टी कब एंट्री कर सकती है, मैं बतौर एक्स जर्नलिस्ट आपको कहता हूं मैं कि जब पहली और दूसरी पार्टी में से कोई एक कमजोर होती है तब तीसरी पार्टी की एंट्री होती है। आपको ताज्जुब होगा कि फरवरी 2021 में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहां पे वहां 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें 0 सीट आई, मतलब 0 डिस्ट्रिक्ट पंचायत आई, जो 2015 में 25 थी, 2 पे टाई पे थी। तीसरी पार्टी को जब लोगों ने स्वीकार किया तो ऐसे स्वीकार किया कि हमारे 50 लाख गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाए गए। 50 लाख, उनके 3 गुना तो भी 1.5 करोड़ वोटर होते हैं। आपने देखा होगा अभी हम भी, मतलब पहले फेज का हमने जब एनालिसिस किया तो हम भी कंफ्यूजन में हैं। तो आप तो स्वाभाविक तौर पर, आपके तो सैंपल भी बहुत कम होंगे एग्जिट पोल के, हमारे तो हजारों के दिल्ली के सैंपल रहते हैं। भाई थोड़ा आगे बढ़ते और दिल्ली के सैंपल से हम बताते हैं, परीक्षा हो गई है, परिणाम की बारी है, परीक्षा हो गई है, परिणाम की बारी है। हमारा ये जो एग्जिट पोल है इसमें आपके लिए हालांकि खुशी की खबर है। अब चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे नहीं बनेंगे ये आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में आप तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में आप पहुंच सकती है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो कौन कौन से चेहरे चुनाव जीत रहे हैं, तो उसमें एक आपका नाम है जो चुनाव जीतते हुए हमारे इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि इटालिया साहब के लिए खतरे की घंटी है। जिन 3 नामों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखकर अरविंद केजरीवाल जी की ओर से दिया गया था, उनमें से 2 लोग चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कम से कम आपके लिए राहत की बात हो सकती है गुजरात में। देखिए मैं आपको अभी भी बताता हूं, मैं उंगली में आपको सीटें गिना सकता हूं। ये सीटें तो जो अरविंद जी ने लिख कर दी है वो तो जीतते ही है। मैं उंगली के दावे के साथ मैं सौराष्ट्र की सीटें तुरंत आपको गिना सकता हूं। जाम जोधपुर जीत रहे हैं, अमृतसर जीत रहे हैं, कैसो जीत रहे हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, बताइए कितनी सीटें, नंबर बताइए। पहले फेस में आप बिल्कुल पहले फेज में लिख लो। पहले फेज में जो हमारा आकलन है वो 51+ सीट हम जीत रहे हैं। पहले फेज की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना दावे के साथ कि आप देख लीजिएगा भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना रही। उसका मैं रीजन देता हूं आपको। भाजपा का 2007 की सीटें गिन लो, 12 की गिन लो, 17 की गिन लो, 22 की गिन लो। सेकंड फेज में अभी मेरे टीवी चैनलों में इंटरव्यू में मैं पढ़ा हूं, रिपोर्ट ली नहीं है। मैं रिपोर्ट नहीं लूंगा तो मैं बताऊंगा भी इसलिए नहीं सीटें, क्योंकि मेरा भी क्रेडिबिलिटी है मेरी, मैं एक्स जर्नलिस्ट रह चुका हूं। आप ये सभी सर्वे आपके गलत होंगे। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं भाजपा सरकार नहीं बना रही है गुजरात में। आपने देखा होगा 2012 में भाजपा 121 पे थी, 2017 में 115 पे थी, और 2017 में 199 पे थी, 2012 में 115 पे थी। आप लिख लीजिए। ठीक है, आप बता रहे हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। और सुधांशु जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो संजय जी जो बोल रहे थे अभी ईशुदान जी से पहले, अरे भाई जहां आप मुख्य लड़ाई में थे, एमसीडी में आपके सर्वेक्षण के अनुसार आम आदमी पार्टी बनती दिख रही है, कम से कम आम आदमी पार्टी मुख्य लड़ाई में थी, वहां तो नेता घोषित किया नहीं, और जहां लड़ाई में नहीं होते वहां नेता घोषित कर देते हैं। यह रहस्य आपको कुछ समझ में आता है? और फिर वहां दावा जबरदस्त किया जाता है। ईशुदान जी कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, जब तक चुनाव परिणाम ना आ जाए तब तक उनका कहना बनता है। परंतु सर्वेक्षण में जो दिखाई पड़ रहा है, और अभी तक जितने भी बड़े इलेक्शंस हुए हैं, एक आधा छोटी राज्य को छोड़ दें तो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे काफी हद तक सही आया है। तो अगर इसमें 3% मार्जिन ऑफ एरर भी मान लिया जाए तो भी बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मगर आम आदमी पार्टी का ये बड़ा मजेदार बात है कि जहां कहीं लड़ाई में नहीं होते वहां हिमाचल और एमसीडी के लिए भी मान रहे हैं आप। मैंने कहा एक आध छोटे राज्यों को छोड़ दे, हाँ छोटे राज्यों को छोड़ दे। मैंने मेरा वाक्य आपने पूरा नहीं सुना। एक आध छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सही रहता है। तो यदि आप मानते, हमने तो पहली शुरुआत ही यहां से की कि एमसीडी में ये सीरियस लड़ाई में थे, एमसीडी में नेता घोषित नहीं किया। मेरा पहला वाक्य तो यही था। और जहां इनको पता होता है कि कोई सरकार नहीं बननी है, वहां पे ये घोषित करते हैं और वहां पे गारंटी कार्ड की भी बात करते हैं। देखिए, गारंटी कार्ड का जो ये तथाकथित दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं, जहां पर आधी से ज्यादा व्यय केंद्र सरकार व्यय करती है। केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज हैं, टैक्स में हिस्सा इनको मिलता है, और ज्यादातर उनको सैलरी आती है और या पेंशन आती है केंद्र सरकार से। जहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है पंजाब में,
आने के साथ ही क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और तो छोड़िए मुख्यमंत्री का जो फ्लीट है, जो बादल साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में 30 गाड़ियों का था, वो 42 गाड़ियों करना पड़ा है। मतलब मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और बाकी जो हत्याओं का दौर है वो एक अलग बात है। तो जब पूर्ण राज्य चलाने का मौका मिले तब देखना पड़ेगा कि ये जो दिल्ली में मुनाफे के बजट की बात करते हैं, चूंकि उसमें भारी संख्या में व्यय केंद्र सरकार वहन करती है, पंजाब में दिखाई पड़ेगा आने वाले वर्षों में, तब समझ में आएगा। भगवंत मान जी अच्छी खासी 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे थे ईसुदान गढ़वी जी के लिए वहां पर गुजरात में। संजय निरुपम जी आपके पास आते हुए, देखिए ये जो नंबर्स है ये 2024 के पहले बहुत बड़ा पुश मिलेगा अगर वाकई यही अनुमान सही साबित होते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की ताकत इस बार गुजरात के लिए झोंकी है, बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में प्रचार के बाद रुक जाए, लेकिन वहां वो रुकते भी थे क्योंकि अब, और इधर राहुल गांधी कर्म युद्ध धर्म युद्ध से बहुत दूर भारत जोड़ो यात्रा में थे। क्या गुजरात में आपके शीर्षस्थ नेताओं को नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या ये एक लेसन नहीं है अगर यही नतीजे बनते हैं तो, जो 16 से 30 हम कांग्रेस दिखा रहे हैं? संजय जी देखिए ऐसा था 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब थी, 99 सीट पे जाकर सिमट गए थे, और उसके बाद ये चुनाव और भी खतरनाक हो सकता है, इसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को था। और इस वजह से आपने देखा होगा कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक भेजा गया या खुद गए, पता नहीं अंदर अंदर क्या प्लानिंग थी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा प्रचार मिला, बहुत ज्यादा शोर मचाने का एक मौका दिया गया, वो एक उद्देश्य था कि कांग्रेस का जो वोट है उसको स्प्लिट करने वाली एक पार्टी करी। उसके बाद उनका एक परमानेंट सहयोगी कौन है, तो ओवैसी जी की पार्टी, जहां भाई 14 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन सीटों पे बीजेपी कभी जीतती नहीं, तो चलो कम से कम इन सीटों पर भी कांग्रेस को रोकने का इंतजाम किया जाए, तो उसके लिए उनने ओवैसी साहब को उतार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान संजय निरुपम जी, वहां की 32 ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं है। आपको आप सुनिए ना, आप आंकड़े सुनिए सर, गुजरात की 32 ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं है, और यहाँ पर अगर 16 से 30 पर आप आकर सिमट जा रहे हैं तो उसके लिए आपके, अरे ओवैसी जी की पार्टी तो मुस्लिमों में सेंधमारी नहीं कर पा रही है ना, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटवारा हो रहा है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, अगर हम बोल रहे हैं ना तो थोड़ा हमको अपने सुर में अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बीच में रोक देंगे अपनी बात कहने के लिए तो कोई मतलब नहीं है ना हमको बुलाने का कोई अर्थ ही नहीं है ना, फिर आप ही हम चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे, जैसे मैं सुन रहा हूं पिछले आधे घंटे से। तो मेरा कहने का आशय यह है कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, किसी भी स्टेट का या एमसीडी का या बीएमसी का, वो अपने आप में एक बड़ा अलग तरीके का होता है और बहुत मजबूती से लड़ते, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। हाँ, उनका चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है और कांग्रेस का चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर बार बार टिप्पणी होती है, राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा बहुत 7 सितंबर को शुरू कर दी थी और उस यात्रा में उन्होंने कहा कि मैं एक पूरे 3500 किलोमीटर चलूंगा। इस बीच उन्होंने भी समय निकाल करके एक आग्रह हुआ तो 2 दिन के लिए गुजरात के बाद चाहते हैं कि पूरा जैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सारा काम धाम छोड़ के जाके अहमदाबाद में बैठ गए, गुजरात में बैठ गए और 35-40 से सभाएं ले रहे, वैसी सारी सभाएं राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़ के ले रही है, संभव नहीं था। लेकिन हाँ, ये एक विषय ये हो गया। दूसरा क्रेडिबिलिटी के, एक मिनट रुक जा चित्रा जी, 1 मिनट रुकिएगा, क्रेडिबिलिटी की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी की गुजरात यूनिट में कोई क्रेडिबिलिटी है? उन्हें कितने मुख्यमंत्री बदले? अगर मोदी जी का चेहरा निकाल दिया जाए तो बीजेपी की क्या क्रेडिबिलिटी है? अभी जो पटेल साहब हैं वो पहले टाइम के एमएलए हैं और वो कोई बहुत क्रेडिबल चेहरा थोड़ी है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आपके दोनों तरफ पर, ठीक है सर, जो थे। अब चूंकि हमें चलना है अब आंकड़े दिखाने के लिए, इसीलिए आपके दोनों तरफ पर देखिए, बावजूद इसके कि क्रेडिबिलिटी क्या है, सीएम बदलते रहे, 21 में सर पूरा कैबिनेट बदल डाला, फिर भी अगर वो जीत रहे हैं, अगर ये अनुमान बदलता है। और ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि जहां जहां मैं नहीं चुनाव लड़ता हूं वहां क्या कांग्रेस पार्टी है सत्ता में। तो ये तमाम ऐसी दलीलें हैं जो दूसरी तरफ से आती है। लिए चलते हैं आपको आशुतोष के पास, और आशुतोष बता रहे हैं गुजरात के आंकड़े। आशुतोष, बहुत शुक्रिया अंजना आपका। तो सी प्लेन में हम सवार हैं और दर्शकों को बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 129 से लेकर 151 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, यानी कि गुजरात की जनता उन पर भरोसा कर रही है। 129 से लेकर 151 सीटें देने को वो तैयार बैठे हैं। सबसे पहले बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की, अमित शाह ने बहुत मेहनत की, पूरी पार्टी ने जोर लगा दिया क्योंकि सत्ता बचाना था, इसका यह मामला था। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें, तो देखिए, नजर डालिए, 16 से 30 सीटें कांग्रेस के नाम कर दिया है अब वहां की जनता ने, यानी 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, मैंडेट से कहीं आगे, 129 से 151, जबकि कांग्रेस के पास 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी शक्ति के साथ, जोर आजमाई के साथ, खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पूरी पार्टी ने पूरी शक्ति लगा दी थी कितनी सीटों के लिए। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि 9 से 21 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गुजरात की जनता करने जा रही है। कितना बड़ा यह फासला है, जल्दी से नजर डाल लीजिए। 129 से 151 बीजेपी के पास, 16 से 30 सीटें कांग्रेस के पास और 9 से 21 सीटें आम आदमी पार्टी के पास रहने का यह अनुमान है। तो फिलहाल यहां से इतना ही, लेकिन आगे फिर से हम एक बार रुख करेंगे अंजना का। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, हम ऐसे ही आंकड़े आपको एक बार फिर से हिमाचल के भी दिखाएंगे, एमसीडी चुनाव के भी दिखाएंगे। लेकिन प्रभु चावला जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि ये अपने आप में बता रहा है कि जो वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बनाया था, बीजेपी गुजरात में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में एक इमोशन भी, अगर आप जाएंगे वहां पर पूजा पाठ में लोगों की बहुत रुचि रहती है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व की वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी, अमित शाह गृह मंत्री, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के पहले। ये रिजल्ट तो अगर वाकई ऐसा होता है, मतलब बहुत ऐतिहासिक तरीके से पीएम इसको कोट करेंगे। एक बार एक हिस्ट्री देखेंगे, अगर 95 से बीजेपी जीतते आ रही है, 2002 के अंदर मोदी जी का जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता रहा है, क्योंकि मोदी जी वहां से आकर के प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात का रिश्ता उनसे ज्यादा बड़ा हो गया। गुजरात के अंदर मोदी जी को जिताना गुजरातियों की प्रेस्टीज बन गई कि मोदी एक ऐसे व्यक्ति है, सारे देश के अंदर देखेंगे, पहले भी रिकॉर्ड देखेंगे कि वो अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात की जनता शायद उनके खिलाफ कभी भी वोट नहीं करेगी और आने वाली कांग्रेस जो पार्टी है बहुत कमजोर होती चली जा रही है। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं हमने ये गुजरात बनाया, इसलिए प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा कोई एग्जाम्पल हिस्ट्री में नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बना रहे, लगातार दूसरी बार जीते और रिकॉर्ड को तोड़े। तो उनका इसलिए मोदी जी का गुजरात और मोदी जी के साथ, और ये रावण कहना क्या कांग्रेस को भारी पड़ गया? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखो, जहां ट्रायंगुलर फाइट हो गई है उसकी वजह से भी सीटें उनकी रिकॉर्ड बढ़ गया दिखाई दे रहा है। परंतु इस रिजल्ट से एक मैं बात, जो बड़ी पिक्चर निकल के आ रही है, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं गुजरात में, तो उनकी सीटें बढ़ी हैं। अब लगता है 26 में 26 दो बार आ चुकी है उसके अंदर। परंतु ये लगता है कि स्टेट इलेक्शन में, छोटा स्टेट, वो सुधांशु जी कह रहे हैं छोटा स्टेट की इंपॉर्टेंस होती है, वो दूसरी बार असेंबली इलेक्शन सिवाय यूपी और उत्तराखंड को छोड़ करके बाकी सब इलेक्शन हारे। आप राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ हारे, उसके बाद आकर के आप देखिए हरियाणा में मेजोरिटी नहीं मिली आपको, महाराष्ट्र में मेजोरिटी नहीं मिली। तो ये सारी स्टेट दोबारा जीत नहीं पाए थे। गुजरात ही एक ऐसी स्टेट है जो बार बार आप जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में लेकिन नंबर 1 पार्टी बन गई थी ना 105 के साथ बीजेपी, एक साथ जब लड़े थे तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, परंतु सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही कि बी टीम है आम आदमी पार्टी इनकी, फिर ओवैसी साहब को भी, आपने संजय जी को सुना, लेकिन बी टीम तो कहीं पर मणिशंकर अय्यर जो एक वक्त पर साबित हुए थे, वैसे ही मधुसूदन मिस्त्री जिन्होंने औकात शब्द का इस्तेमाल किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि खुद अध्यक्ष है, उन्होंने जब रावण शब्द कहा तो इस पर बहुत रिएक्शन था गुजरात। देखिए, मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी के अगर ये एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं तो ये बयान उतने बड़े कारण नहीं है। 77 सीटें जीतने के बाद 2017 में कांग्रेस पार्टी अपने को संभाल ही नहीं पाई। वहां पर 11-12 विधायक तो उनके चले गए बीजेपी में, अल्पेश ठाकुर चले गए और हार्दिक पटेल तो विधायक नहीं चले गए। इसके अलावा जो है उनके आखिरी समय में उनके लीडर अपोजिशन चले गए, जो वसावा साहब जो है लास्ट में जो बिल्कुल लीडर अपोजिशन थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई प्रभारी जो है वहां एक्टिव रहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष नेता के रूप में कोई काम, मतलब बिल्कुल गिव अप कर दिया गुजरात को। और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से, संजय जी पता नहीं मुझे मानेंगे नहीं मानेंगे, राहुल गांधी भी काफी नाराज थे इस बात से, और जो वहां पर लोकल नेता बता रहे थे वो यही कह रहे थे कि इसी वजह से उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग खुद ही चुनाव लड़िए। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने परेश धनानी को बनाया, उसके बाद उनको बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने कोई मुकम्मल प्रभारी तक नहीं रहा वहाँ। रघु शर्मा से पहले वो थे जिनका निधन हो गया, राजू सातो,
राजीव सातव जो है वो भी बहुत कम जाते थे, उसके बाद उनका निधन हो गया, फिर 3-4 महीने पोस्ट खाली पड़ी रही। बाद में चुनाव से जब घोषित होने से 2-3 महीने पहले रघु शर्मा को भेजा गया। तो गुजरात को तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया और उसी स्पेस को आम आदमी पार्टी घुसी उसमें। संजय जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे, नाराज मत होइएगा, मतलब एनालिसिस हो रहा है कि अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होता है, अभी भी हम आपको यही कहेंगे कि 8 दिसंबर तक सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन एनालिसिस हो रहा है 16-30। हाँ, ये सवाल मुझसे है। हाँ संजय जी, हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात को कांग्रेस पार्टी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जैसा मेरे ख्याल से जो पैनलिस्ट मेरे ख्याल से अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं, शायद वो बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। राजीव सातव की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है। राजीव सातव की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। वो इससे पहले बहुत अच्छे ढंग से बतौर प्रभारी काम कर रहे थे। उसके बाद एक नए व्यक्ति को अपॉइंट करते हुए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन समय रहते रघु शर्मा जो वहां मंत्री थे राजस्थान में, उनको प्रभारी बनाएगा और वो नियमित तौर पर जा भी रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन प्लान किया। उसके बाद अशोक गहलोत जी को उनके ऊपर रखा गया कि अशोक गहलोत जी पूरे चुनाव प्रचार की देखभाल करेंगे। तो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही क्रेडिबल फेस, बहुत ही अनुभवी चेहरा, एक बहुत ही चुनाव को समझने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के हवाले किया गया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे नए अध्यक्ष हैं, वो भी 2 दिन के लिए गए और जितने नेता हैं सब जाके प्रचार के। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एकदम भगवान भरोसे छोड़ दिया, ये आरोप थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, मैं ये स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण गुजरात जीतना है इस दिशा में काम करती है और इसके लिए ठीक चुनाव के पहले दंगे का कोई ना कोई मुद्दा जरूर लेके आते। बिल्किस बानो का मुद्दा तो जानबूझ के लाया गया ताकि गुजराती समाज के बीच फिर से 2002 के दंगों की याद ताजा की जाए और फिर से उनको पोलराइज किया जाए। और इसमें ठीक है, आप कहेंगे फिर कांग्रेस पार्टी क्यों बोलते? कांग्रेस पार्टी को बोलना पड़ेगा। एक इतने सारे बलात्कारियों को अगर आप रिहा कर देंगे तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत इंजॉय करती है। अच्छा, हमेशा गुजरात चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होते हैं, तो लोकसभा चुनाव के पहले एक माहौल को सेट करने के लिए वो गुजरात के चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और इस बात की गिनाते हैं कि 2002 के बाद कोई दंगे ही नहीं हुए गुजरात में। बीजेपी के लोग ये भी गिनाते हैं कि देखिए हमारी सरकार बनने के बाद क्या हुआ गुजरात में। अभी खुद गृह मंत्री जी ने जाके बोला, याद दिलाया कि कैसे हमने सब कुछ सीधा कर दिया। केन प्रकारेण सुधांशु जी, जीत तो जीत ही सही, मतलब जीत के लिए सब कुछ, क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, संजय जी ने जो बोला 2002 के गोधरा से लेके 2022 तक सारे मीडिया के रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए। गोधरा का जाप किसने किया है? सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। गोधरा जपते नहीं थकते थे। आज गोधरा से डरते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। ये बदलाव गुजरात की जनता और देश की जनता ने दिया। मेरा दावा है 1:100 का अनुपात आएगा अगर 2002 से 2022 आपने वोटिंग के एक दिन पहले योगी जी को गोधरा भेज दिया, गुजरात विधानसभा में गोधरा, और आपने वोटिंग के एक दिन पहले योगी जी को गोधरा भेज दिया कि वहां पर जाकर योगी आदित्यनाथ गोधरा का मुद्दा उठाएंगे और कहेंगे कांग्रेस आतंकियों के साथ है, राम भक्तों की हत्या यहां पर कराई गई थी। मैं लौट रही हूं एक रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते हैं शुभांकर के पास। शुभांकर दिखा रहे हैं आपको हिमाचल के नतीजे। देखिए अंजना, छोटे राज्यों की सियासत जो होती है वो बड़ी होती है, और अगर हिमाचल की बात करेंगे तो बीजेपी यहां इतिहास रचने जा रही थी, लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास जो है वो दोहराया जाएगा, और ये यहां आंकड़ों में नजर आ रहा है। अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े बदलते हैं तो फिर बीजेपी को यहां पर 24 से 34 सीटें मिलती हैं, जो ये दर्शा रही हैं कि सत्ता से वो थोड़ी दूर रह जाएगी। कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, 30 से 40 सीटें उसके पास आ रही हैं, और कांग्रेस को लेकर ये अनुमान जो है ये कांग्रेस से खुश करने वाला है, बीजेपी को परेशान करने वाला है, क्योंकि तमाम कद्दावर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी वहां पर इतिहास रचने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी राज्यों का जो इतिहास होता है वो एक बार फिर से दोहरा रहा है। आम आदमी पार्टी जिसको लेकर चर्चाएं शुरुआत में हुई थी, हालांकि उसके बाद सभी को लग गया था कि वहां से वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और वो आंकड़ों में भी नजर आ रहा है 0, यानी कि यहां पर उनकी उपस्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है, और वो उनके नेताओं के रैली या उनके दौरों से भी हम समझ सकते थे कि उतना ज्यादा ध्यान उन्होंने वहां नहीं दिया जितना गुजरात या दिल्ली एमसीडी में दे रहे थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है ये बीजेपी के लिए परेशान करने वाली, इतिहास को दोहराने वाली और इतिहास रचने से बीजेपी को दूर रखने वाली। अंजना,
आज ऐसा है कि 1-1-1 तीनों पार्टियां कुछ ना कुछ लेकर वापस जा रही हैं, चाहे वो एमसीडी हो जहां पर आम आदमी पार्टी थी, हिमाचल जहां कांग्रेस और बीजेपी प्रचंड जीत गुजरात में पाती हुई। अगर हमारे एग्जिट पोल के ये अनुमान सही साबित होते हैं तो आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष कवरेज में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।